हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले बात करेंगे ग्लोबल न्यूज़ की और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में। आज भी लास्ट में एक नॉलेज सेक्शन का एक चार्ट है, इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर डिस्कशन लास्ट तक ज़रूर करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी, जो मार्केट्स बोथ आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स वर लुकिंग एट वाज कि यूएस फेड, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है यूएस का, आ, उनका इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर क्या एक्शन रहता है, राइट। क्योंकि उनकी एफओएमसी जो मीटिंग होती है, जैसे इंडिया में होती है एमपीसी मीटिंग, तो वो मीटिंग जो थी वो कल हुई, मतलब आज सुबह हुई अर्ली मॉर्निंग। और उसकी जो उसका जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, तो उसमें क्या हुआ उसके ऊपर ही सारा मेजरली मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। एंड हुआ क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स वर नॉट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। कोई इंटरेस्ट रेट्स पे चेंज नहीं किया गया, जो पहले थे, राइट, वही इंटरेस्ट रेट्स को रखा गया है। और ये एक्सपेक्टेड भी था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वाज वेरी क्लियरली एक्सपेक्टेड कि इस बार इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सारा गेम ये है कि कमेंट्री क्या रहती है भाई। जो यूएस फेड है वो मार्केट को कैसा देख रहा है, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, कौन से डेटा पे फोकस कर रहा है, उसी के ऊपर मार्केट थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो मेन हाईलाइट बता देता हूँ। एक तो उन्होंने ये बोला कि भाई इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन उन्होंने बढ़ा दिया है। तो जनवरी में जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला था कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2.5% जो है, वो इन्फ्लेशन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल रहेगी 2025 में। अब उन्होंने वो 2.7% कर दिया है। तो 0.2% से इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है कि इसका मतलब उनका एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और उन्होंने वही टैरिफ्स का ही उसका मतलब जो टैरिफ्स लग रहे हैं वही उनका स्टैंडर्ड आंसर था कि भाई उसकी वजह से ही हमें लगता है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है, जो पहले बोला था दिसंबर और जनवरी में, उससे कम एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ रेट स्लो है। तो 1.7% का जीडीपी ग्रोथ रेट अब उन्होंने बोला है कि हमारा 2025 में होगा बस, राइट। तो वो भी बोल रहे हैं कि स्लो डाउन भी आ रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा स्लो हो रहा है पहले से। ये भी बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी हमारे जो रेट कट की बात है कि हम 2 रेट कट करेंगे इस साल टिल दिसंबर, वो अभी भी करेंगे। डिफरेंस क्या हो गया है कि 19 लोग हैं उस मीटिंग में, 19 पॉलिसी मेकर्स हैं। पहले 15 लोग बोल रहे थे, अब 11 लोग बोल रहे हैं। तो थोड़े कम लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 तो करेंगे इंटरेस्ट रेट कट इस साल। तो मार्केट को एक चीज है तो और पॉजिटिव। हाँ, एक और चीज रहा कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑल्सो अप्रूव प्लान्स टू स्लो द रिडक्शन ऑफ देयर बैलेंस शीट। $6.8 ट्रिलियन की जो उनका एसेट पोर्टफोलियो है, जो बहुत बढ़ गया था और ज़बरदस्त, आई थिंक कुछ 2.5 से कुछ 7-8 तक, 8 के प्लस पहुंच गया था ड्यूरिंग कोविड। और फिर उसको उन्होंने अब धीरे 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 वो लिक्विडिटी मार्केट से कम की है, राइट। तो अब वो जो उनकी बैलेंस शीट है, जो उनका एसेट पोर्टफोलियो है, वो डिक्रीज किया है टू $6.8 ट्रिलियन। लेकिन अब वो ये बोल रहे हैं कि अब इसकी रिडक्शन जो है वो स्लो करेंगे। तो इससे ये है कि थोड़ी लिक्विडिटी मार्केट में रहेगी। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली पॉजिटिव थिंग, राइट। बाकी तो एक्सपेक्टेड ही था, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना या कम होना ये सबको एक्सपेक्टेड था कि ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, इस बार तो सेम ही रहेगा। अगर उसके अलावा होता तो फिर मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करती। तो मार्केट वर मॉर्निंग में भी पॉजिटिव थी यूएस मार्केट्स। और वो मेरे को लगता है कि आफ्टर द मीटिंग ऑल्सो देयर वाज नो मेजर इम्पैक्ट इन द मार्केट, राइट, बिकॉज इट वॉज एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। यही उनका एक्सपेक्टेशन था, तो वैसा ही मार्केट पॉजिटिव रहा। S&P 500 भी, नैस्डैक 100 भी, राइट। 10 ईयर जी सेक जरूर थोड़ी सी गिरी, वो 4.3 के आसपास 4.26 हो गई, क्योंकि भाई उनको ऐसा लग रहा था कि भाई शायद अब इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी वो बोला कि भाई 2 एक्सपेक्टेशन हैं, तो थोड़ा सा वो शायद उसमें एक कमी आई। US 10 ईयर जीसेक जो है वो 4.25 आ गई, 4.3 से थोड़ा सा वहाँ पर गिरावट आई है, राइट। तो ये चीज़ें मेजरली हुई। क्रूड ऑयल पे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, वो अराउंड 70-71 चल रहा है ब्रेंट क्रूड। गोल्ड प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटी अक्रॉस द ग्लोब एंड टैरिफ्स। और अभी भी वॉर्स तो चल ही रहे हैं, सीज फायर वगैरह की बात हो रही है, लेकिन दोनों चीज़ें वहाँ पर चीज़ें अभी तक क्लोज नहीं हुई हैं, मतलब बंद नहीं हुई हैं। सेम विद इसराइल हमस एंड सेम विद रशिया यूक्रेन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर चली रही हैं।
कल एक और इम्पॉर्टेंट फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर में ये है कि अगेन आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प टॉक टू रशियन प्रेसिडेंट ऑल्सो एंड द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एज वेल। तो वहाँ पे अब एटलीस्ट देर इज सम क्विक मूवमेंट। तो मतलब एक्सपेक्टेशन है कि अब ये जो है ये वाला वॉर तो एटलीस्ट क्लोज हो जाए वेरी सून। इफ दैट हैपन्स तो जैसा सबको एक्सपेक्टेशन है कि भाई थोड़ा सा क्रूड ऑयल में कमी आनी चाहिए प्राइस में, क्योंकि रशियन ऑयल विल फ्लो इजीली देन। थोड़ी सी मतलब वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ग्लोब ने, यूरोप ने और स्पेशली यूएस ने ऑन रशिया ओवरऑल राइट उनके गुड्स वगैरह पे, तो वो शायद हटने चाहिए एज पर द पार्ट ऑफ द डील, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहेगा। ओवरऑल भी सप्लाई भी राइट यूक्रेन से भी वीट वगैरह भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह भी रशिया और यूक्रेन से बहुत आते हैं। तो वो भी जो है एक बार इट विल बी पार्ट ऑफ द फॉर्मल सप्लाई चेन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा एक इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से क्रूड ऑयल भी कम होना चाहिए और बाकी भी चीज़ें कमोडिटीज़ के प्राइजेस थोड़े से कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो वो एक्सपेक्टेड है। देयर इज कंसिस्टेंट अपडेट, मतलब अब यूएस प्रेसिडेंट टॉकिंग टू रशियन प्रेसिडेंट डायरेक्टली, वो भी 2 या 3 आई थिंक 3 बार बात हो चुकी है लास्ट 1-1.5 महीने में। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग राइट। और प्लस नाउ आफ्टर द ज़ेलेंस्की जो आए थे व्हाइट हाउस और जो हुआ उस टाइम पे पूरा इशू, आई थिंक आफ्टर दैट talking again and then moving forward I think is a good news from overall markets perspective. बाकी बैंक ऑफ जापान ऑल्सो हैड अ मीटिंग येस्टरडे और उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। वो भी अपने इंटरेस्ट रेट को 0.5% पे उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है। बट येस उन्होंने बोला है कि येस अनसर्टेनिटी बढ़ रही है स्पेशली यूएस टैरिफ पॉलिसीज़ पे और जापान के ऊपर इम्पैक्ट काफ़ी रहेगा इस चीज़ का, ये भी उन्होंने बोला है क्योंकि जापान का एक्सपोर्ट अच्छा खासा है टू यूएस, स्पेशली एल्यूमिनियम स्टील वगैरह के ऊपर भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा है। और अगर उसके ऊपर मेजर टैरिफ्स जो लगाए हैं यूएस ने और वो रहते हैं तो उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है जापान की इकोनॉमी पे भी रहेगा। और बाकी जापान की भी इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 4% चल रही है, 2 ईयर हाई पे है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि भाई जापान का जो बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, कम नहीं होंगे। यहाँ बढ़ने की बात हो रही है, उल्टा चलता है जापान वर्ड से। जब कम हो रहे थे सबके बढ़ रहे थे, जब ये कम कर रहा था और अब उल्टा है। तो मतलब ये कम कर रहा था मतलब सेम थे वैसे ही बहुत कम थे उसके, तो वो बढ़ा नहीं रहा था बेसिकली। तो अब जो है वो बढ़ाने की बात कर रहा है। अप्रैल 2 की एक डेडलाइन है राइट रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो यूएस प्रेसिडेंट ने दी है। आप ट्रेजरी सेक्रेटरी का कल कुछ स्टेटमेंट आया कि भाई इसके ऊपर और टाइम दिया जा सकता है। वी आर सीइंग कंट्री वाइज कंट्री, एक एक कंट्री को देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि शायद 2 अप्रैल में शायद कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना हो इंडिया स्पेसिफिक। वैसे भी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है एक्सपेक्टेड, बट स्टिल राइट ओवरऑल ये चीज़ें हैं कि शायद ये और डेडलाइन आगे जा सकती है और नेगोशिएशन के लिए टाइम जो है वो बढ़ाया जा सकता है रादर देन 2 अप्रैल राइट, एटलीस्ट फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव ऐसा लगता है। फिच का एक स्टेटमेंट आया कल, जो कि रेटिंग एजेंसी है काफ़ी बड़ी वर्ल्ड की, कि उन्होंने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट इकोनॉमिक मतलब जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ा सा बढ़ाया है राइट। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाई FY26 में 6.5% ही उन्होंने रखा है, बट उन्होंने FY27 में 6.2 से 6.3% किया। तो अगेन सो वेरी स्मॉल परसेंटेज इंक्रीज, बट दे हैव इंक्रीज दैट। उन्होंने कहा है कि यस देर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद यूएस की ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ वगैरह में, बट उन्होंने कहा है कि ये भी क्लियर है कि इंडिया इज रिलेटिवली इंसुलेटेड ड्यू टू इट्स सेल्फ सफिशिएंसी एंड लो रिलायंस ऑन एक्सटर्नल डिमांड। इसके ऊपर बार बार बात होती है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है राइट एज कंपेयर टू मे बी चाइना एंड अदर कंट्रीज। और हो सकता है कि इनडायरेक्टली बेनिफिट ही हो हमें, अगर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा रहा तो उस टाइम पे वो जो गैप है राइट, तो वो इंडिया फिल भी कर सकता है बिकॉज ऑफ गुड रिलेशन विद यूएस एंड नॉट मैनी टैरिफ्स, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ वगैरह का वो चक्कर ना पड़े। तो इसीलिए ये अभी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा और हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यही सी चीज़ उन्होंने भी मतलब बेसिकली फिच ने भी यही चीज़ बोली है राइट। एंड तो दे हैव ऑल्सो सेड कि भाई कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ने की उम्मीद है बिकॉज आरबीआई रेट कट्स की वजह से कैपिटल कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी राइट। और भी रेट कट एक्सपेक्टेड है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो जो कि डिक्रीज हुआ था वो भी अब थोड़ा सा इंप्रूव होने की उम्मीद है विद
मतलब टैक्स कट्स एज वेल एज जो लोअर इन्फ्लेशन एज वेल एज की इंटरेस्ट रेट डाउन, राइट, कम करने की जो बात की है, मतलब आरबीआई ने वैसे भी कम किए हैं और थोड़े से और अगर कम आगे होते हैं तो इसलिए दे आर सेइंग कि भाई ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए और कैपिटल स्पेंडिंग भी बढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल एज वेल एज ये सारी चीज़ों के ऊपर, राइट। तो दैट्स व्हाट देयर थॉट प्रोसेस वाज। बाकी कल कैबिनेट यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे उसमें। एक तो डेयरी के ऊपर गवर्नमेंट प्लान टू स्पेंड ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपीज़ ऑन डेयरी, फर्टिलाइजर और डिजिटल पेमेंट सेक्टर पे। तो डेयरी उसमें से ऑलमोस्ट उनका मिल्क प्रोडक्शन पे 3,400 करोड़ रुपए प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के ऊपर खर्च करने का प्लान है, और एक डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2790 करोड़ रुपीज़ में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने का प्लान है। तो डेयरी कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रह सकती है। बाकी दे आर ऑल्सो सेटिंग अप ए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स इन असम ब्राउन फील्ड, राइट, और 10,600 करोड़ रुपए के आसपास उसमें डालना है, क्योंकि यूरिया अभी भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है, इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत है इंडिया की यूरिया पे, एट्स एनीवेज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो वो जो है वी वांट अ सेल्फ सफिशिएंसी एटलीस्ट फ्रॉम यूरिया सप्लाई, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उस पर सब्सिडाइज्ड जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए आई थिंक आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड इम्पोर्ट कॉस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, तो उसके ऊपर भी फोकस चल रहा है। बाकी भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पे जो कि 2,000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन को फ्री रखने की जो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर भी दे आर प्लानिंग टू स्पेंड 1,500 करोड़ रुपए ऑन दैट एज वेल, राइट। एंड ऑल्सो दे ऑल्सो सेड टोल्ड अबाउट ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे, जो कि JNPT जो प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा पोर्ट है मुंबई के पास, उसको कनेक्ट करने के लिए विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज वेल एज जो बाकी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके साथ कनेक्ट करने की उनके लिए वहाँ पर भी 4,500 करोड़ रुपये डाले हैं। बाकी सेबी का एक न्यूज़ आया, सेबी हैज़ पार्टनर विद डिजी लॉकर टू रिड्यूस अनक्लेम एसेट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो अब डिजी लॉकर से आप जो है अपनी कैश स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ आ जाएगी। तो शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग स्टेटमेंट वो हम डिजी लॉकर से अब फेच कर पाएंगे और स्टोर भी कर पाएंगे, राइट। तो वो चीज़ जो है सेबी इज ब्रिंगिंग। तो उससे क्या होगा ना कि ये ईमेल एड्रेस चेंज, ये सब चीज़ें जो है अब वो आधार से कनेक्ट करके, आई थिंक पैन और आधार से कनेक्ट करके यू विल गेट अ लेटेस्ट डेटा ऑन डिजी लॉकर डायरेक्टली। तो आपको ईमेल ढूंढने की ज़रूरत, कैश स्टेटमेंट वगैरह मेरे यूनिट्स क्या है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है, या पहले थे मैंने लिए थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखे हैं, ये सब बहुत रहता है, राइट। कि हमने 10 साल पहले यार मैंने ELSS में इन्वेस्ट किया था लेकिन मुझे कुछ डिटेल नहीं है मेरे पास उसकी, उस टाइम मेरा फ़ोन नंबर अलग था। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं विच वी ऑल फेस, राइट, लॉट ऑफ टाइम्स। और मैं क्लाइंट से बात करता हूँ तो ये बहुत कॉमन है। तो उसका ये शायद सोल्यूशन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड सोल्यूशन। तो वो डिजी लॉकर के ऊपर ये चीज़ आ सकती है। बाकी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखी ऑन दिल्ली NCR। तो इस मतलब ये हम जब बात करते हैं क्लाइंट से तो पता चलता है कि भाई दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक डेटा था, आई डोंट नो अब कितना परफेक्ट डेटा है या नहीं है। EXP करके कोई वर्ल्ड होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने ये डेटा दिया है। तो आई डोंट नो, मतलब मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, बट उन्होंने कहा कि 34% अभी दिल्ली NCR में जो घर है जो लिस्टेड फॉर सेल है उनकी जो वैल्यू है 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो लाइक कि मतलब मैंने 3 बार पढ़ा है कि भाई ये सही है या नहीं, आई डोंट नो। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि ये डेटा आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दैट्स व्हाट द नंबर वाज। 10 करोड़ से ज़्यादा घर है। एटलीस्ट 34% ऑफ होम्स लिस्टेड फॉर सेल इन दिल्ली NCR आर प्राइस्ड एट 10 करोड़ और मोर करंटली, ठीक है। और लास्ट 1 ईयर में 72% इंक्रीज हुआ है प्रॉपर्टी सेल में, लग्जरी प्रॉपर्टी सेल में इन दिल्ली NCR। तो क्या चल रहा है दिल्ली NCR में किसी को समझ नहीं आ रहा है, राइट। मुंबई में ये चीज़ सिर्फ 18% ग्रोथ है लास्ट 1 ईयर में, लेकिन दिल्ली NCR में 72% जो है प्रीमियम प्रॉपर्टी की ग्रोथ है 10 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी में, राइट। तो चीज़ें आप समझो, राइट, कितना ज़्यादा, मतलब मुंबई को भी क्रॉस किया है 2024 में दिल्ली NCR ने। टोटल सेल्स वैल्यू 1.53 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी है, राइट। और मुंबई में 1.38 लाख करोड़ की बिकी है, ठीक है। और मतलब वो ग्रोथ जो आई है वो 63% ग्रोथ हुआ 2024 में, मुंबई में सिर्फ 13% ही ग्रोथ हुआ, राइट। एंड तो ये सारी चीज़ें, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। कई लोग मतलब देयर आर रीजंस एसोसिएटेड विद इट, लेकिन समटाइम्स दिस लुक्स एज अ बबल एज वेल टू मी एट सर्टेन लेवल। यस, रीजंस हैं, नो डाउट इन इट, बट ये थोड़ा सा बबल फॉर्म भी लग रहा है मुझे एटलीस्ट NCR में, ठीक है। बाकी टाटा मोटर्स की एक न्यूज़ थी, 2,000 करोड़ का फंड रेज दे हैव अप्रूव्ड NCD के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे।
राइट। और उसमें उनका मेजरली R&D और कैपेसिटी एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दे आर प्लानिंग टू डू दिस। बाकी नेट कैश बैलेंस शीट है उनकी, ओवरऑल मार्केट कंडीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही हैं, स्पेशली US एंड EU मार्केट। चाइना में उनके रिस्क बहुत हैं वॉल्यूम के, बिकॉज चाइना में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज एज वेल। अभी हम बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज के बारे में सुनते रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे हैं फ्रॉम टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव। एलियांस जो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, एलियांस इंश्योरेंस कंपनी है, तो बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, जिनका बजाज के साथ टाई अप था अभी, एम नाउ दे आर एग्जिटिंग बजाज एलियांस, राइट। बजाज एलियांस करके एक ग्रुप है ना, जिसके लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो अब एलियांस इज गोइंग आउट ऑफ बजाज, राइट। तो बजाज, अब बजाज फिनसर्व जो है वो आई थिंक दे विल होल्ड द एंटायर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, दे आर प्लानिंग टू बाय कंप्लीटली देयर स्टेक ऑफ एलियांस। अब एलियंस की चल रहा है कि, मतलब अगेन दिस इज नॉट अ कंफर्म न्यूज़, बट ऐसा चल रहा है कि दे आर आइंग पार्टनरशिप विद जियो फिनेंशियल नाउ। जियो फिनेंशियल के साथ उनका टाइप की बात चल रही है। जब उन्होंने जो JV ख़त्म किया है अपना बजाज के साथ, तो नाउ दे आर प्लानिंग कि दे विल डू अ JV विद जियो फिनेंशियल, क्योंकि वो दे ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर इनटू लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ब्लैक रॉक हो चुका है ये, DSP के साथ बंद किया, एंड मतलब जियो के साथ दे आर प्लानिंग टू लॉन्च AMC, एंड द नाउ एलियंस जो है वो बजाज के साथ बंद करके नाउ दे आर प्लानिंग टू जियो के साथ कर रहे हैं। मतलब अगेन दिस इज नॉट अ कंफर्म न्यूज़, नो वन हैज़ सेड येस, दिस इज नो, कोई इसके ऊपर नोट नहीं है, राइट, फॉर्मल, बट ये एक न्यूज़ जो है मार्केट में चल रही है। वोडाफोन आइडिया वगैरह की, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ है, अगेन थोड़ी सी सोर्सेज ड्रिवन न्यूज़ है कि AGR का वेवर प्रपोजल चल रहा था कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर कुछ वेवर मिल जाएंगे, या उनकी पेनल्टीज़ के ऊपर जो AGR के ऊपर पेनल्टीज़ हैं या इंटरेस्ट है उसके ऊपर कुछ वेवर मिल जाएंगे, या इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज़ के ऊपर कुछ वेवर मिल जाएगा। ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इट सीम्स कि गवर्नमेंट इज़ नॉट वेरी कीन टू डू इट, ऐसा मतलब जो न्यूज़ में आ रहा है वो यही है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी अब उनको कुछ राहत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके सब पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है ऑन दिस, राइट। तो यही थॉट था कि भाई चलो एटलीस्ट वोडाफोन को बचाने के लिए, या गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट का स्टेक भी है वोडाफोन में, तो गवर्नमेंट में गिव सम वेवर्स टू बेसिकली सेव एंड क्रिएट, मतलब कंपटीशन डुओपोली नहीं, और वो कंपटीशन क्रिएट करके रखे, बट मतलब नो वन नोस अभी करंटली। तो इसीलिए करंटली ऐसा ही है कि जो बात हो रही है कि AGR वेवर प्रपोजल इज ऑफ द टेबल फॉर नाउ एज पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, दिस इज नॉट ए फॉर्मल नोटिस दो, ठीक है। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द वेरियस न्यूज़। ऑफ क्विकली हम एक नॉलेज सेक्शन जो मेरा रहता है उस पर बात कर लेते हैं। तो दिस इज द इमेज विच आई गॉट फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड का एक रिपोर्ट आता है, मंथली रिपोर्ट, तो मंथली मार्केट रिपोर्ट, तो उसमें से मिला मुझे, और काफ़ी एक मतलब अच्छी साइकिल्स दिख रही हैं इसमें। तो इसमें क्या है ना कि हर 10 साल का इसमें टॉप 10 कंपनीज हैं वर्ल्ड की, कि 10 साल उस टाइम कौन टॉप वर्ल्ड की मार्केट कैप ड्रिवन, ठीक है। तो अब आप देखो 1980 में कितनी US की कंपनीज थी, मतलब सिर्फ एक नीदरलैंड की शेल कंपनी जो नीदरलैंड की है वो इसमें बेसिकली नहीं, मतलब इसमें US की नहीं थी। 1980 में पीक ऑयल उस टाइम क्राइसिस चल रहा था, ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। फिर 1990, अब आप देखो कि पूरा जापान जापान जापान, देखो जापान कहते हैं ना, जापान जो 30 साल से क्यों नहीं बढ़ा, वो इस वजह से नहीं बढ़ा। देखो 10 साल में 1980 से 1990 में क्या हुआ होगा कि आप देखो कि US की सारी कंपनीज गायब हो गई, राइट। तो 10 में से 8 जापान की कंपनीज हो गई अब, और ये सब फूजी बैंक और सुमिटोमो मुत्सुई बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान, ये सब टॉप 10 कंपनीज में से थे वर्ल्ड के उस टाइम। सिर्फ IBM और एक्सॉन, राइट, जो US की जो पहले से थे वो कंसिस्टेंटली रहे, और बाकी सब बाहर हो गए। अब ये चीज़ 10 साल आगे चले गो, अब जापान तो 1990s में कुछ ग्रोथ नहीं आई, जापान खत्म, अब जापान गया बाहर। अब एनटीटी बच गया बस, जापान की एक कंपनी, और एनटीटी डोकोमो और एनटीटी, ये 2 कंपनीज बच गई हैं, ठीक है। और आप देखोगे तो सारी कंपनीज जो है वापस US की हो गई। माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अभी इसमें क्या है, .com बबल के पहले की बात है ये, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, सिस्को, वॉलमार्ट, इंटेल, तो अब काफ़ी सारी यहाँ पर एक टेक कंपनीज या इंटरनेट कंपनीज बोलते हैं, लुसेंट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और फिर ये टेलीकॉम जो जर्मनी की, तो एक जर्मनी कंपनी है, फिर से मतलब US का दबदबा 7 कंपनीज US की, तो पहले 9,
फिर 2 राइट, फिर 7 कंपनीज। अब आप जाओ 2010 में, चाइना वापस, चाइना वॉज 2000 टू 2010 चाइना ही चाइना था, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पर चाइनी कंपनी तो शुरू हो गई, अब 3 चाइनीज़ कंपनी आ गई, पेट्रो चाइना आ गई, आईसीबीसी आ गई, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक आ गया, यूएस का एक्सॉन मोबाइल है यहाँ पे, एप्पल आ गया, राइट, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, राइट, और बाकी कंपनीज, नीदरलैंड की शेल है, और नेस्ले आ गई, और ब्राज़ील की पेट्रोब्रास आ गई, राइट, तो ऑस्ट्रेलिया की बीएचपी बिलिटन आ गई। तो ये सब कंपनीज अब जो है फिर से यूएस की कंपनी 3 ही रह गई। तो मतलब आप समझ रहे हो, देखो इंटरेस्टिंग है ना, 9 फिर 2 फिर 7, अब वापस 3 कंपनीज यूएस की रह गई। तो यूएस अगेन स्लो डाउन हो गया 10 साल में। अब फिर आप देखो, अब फिर 2020 से 2024 का है इसमें, राइट, तो फिर से यूएस ही यूएस है, फिर 8 हो गई यूएस की कंपनी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा, बर्कशायर, एल आई ले ली, अब सिर्फ सऊदी अरामको और टीएसएमसी, राइट। तो यही 2 कंपनीज बाहर की हैं। तो आप मतलब आप देख रहे हैं कि डेकेडल कितना मुश्किल है एक कंपनीज के लिए टॉप 10 में रहना, पहली बात तो, राइट। तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही है मुझे लगता है जो 2000 से 2024 तो 20-25 साल से टॉप 10 में है, राइट, अगर हम यहाँ पर देखें तो। बाकी तो इतना कंसिस्टेंसी कोई है नहीं, आईबीएम था शायद थोड़ा 20-25 साल, राइट, बट नाउ इट्स नो वे, राइट, नॉट टॉप 10 में तो नहीं है। तो लेसन्स भी बताए मैं, देखो इट्स हार्ड टू स्टे एट द टॉप, राइट। एवरी डिकेड मार्केट सीम्स टू बी एक्साइटेड अबाउट अ थीम, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ चाइना इज़ अ थीम, यहाँ पे अगेन इंटरनेट इज़ अ थीम, यहाँ पर जापान इज़ अ थीम, यहाँ पर ऑयल इज़ अ थीम, एंड नाउ टेक इज़ अ थीम, राइट। अब इसमें यही है, कैन टेक्नोलॉजी सरप्राइज, तो क्या ये टेक्नोलॉजी आगे चल सकती है। एंड थीम्स टेंड टू रोटेट एवरी डिकेड बिटवीन यूएस एंड नॉन यूएस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस की थीम आती है, फिर यूएस में मतलब अगेन ऑयल थीम आई, फिर इंटरनेट थीम आई, अब टेक थीम आई, राइट। तो यूएस एंड नॉन यूएस, एंड थीम सीम्स टू रोटेट एवरी डिकेड बिटवीन ग्रोथ एंड वैल्यू, ठीक है। तो यूएस का आता है तो ग्रोथ आता है, फिर वैल्यू आ जाता है कि भाई जिसमें वैल्यू थी वो चला जाता है। तो क्या अब नेक्स्ट 2030 या 2030-35 जो भी बात है, तो क्या ये यूएस कंपनीज जो टॉप 10 में से अभी 8 हैं, फिर 3-4 आ जाएंगी क्या, फिर समवन एल्स, क्या इंडियन कंपनी दिखेगी क्या टॉप 10 में इसमें, या अगेन चाइनीज कंपनीज विल स्टार्ट वर्क, चाइना इज डन वेल अभी लास्ट 2-3 महीने में, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये बहुत एक डेटा जो है ना, काफ़ी बार हमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी दे देता है, राइट। कि कई बार ये भी बोला जाता है ना कि यार ये कंपनी ये ज्योग्राफी तो हमेशा अच्छा करेगी, क्योंकि वो ये रिसेंसी बायसेस होते हैं, राइट। और तो ये चीज़ें भी हमें समझनी है। तो दैट्स वाई कि एसेट एलोकेशंस एंड ऑल दोज मैटर्स, राइट, इन द वर्ल्ड एज वेल, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं कि हम चीज़ों को समझें और अपने एसेट एलोकेशंस को उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करें। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट ये वीडियो अच्छा लगा, ये आपको नॉलेज सेक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और अगर अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी भी पुणे का सेशन, राइट, उसमें कुछ सीट्स बची हैं और उसका कमेंट सेक्शन पे डाल रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, राइट। तो अभी तक बुक नहीं किया है, पुणे में हो, मुंबई में हो, आसपास हो, राइट। तो करंट मार्केट, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बात करने वाले हैं मेजरली, कि हाउ द मार्केट्स में इसके थ्रू कैसे जाना है, हाउ टू इस तरह के जब डिप्स आते हैं तो हाउ टू बिहेव, व्हाट टू डू, के स्टडीज़ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्लीज़ डू चेक that session link, and if you guys are free on 6th of April, I think it's a Sunday, first half में है, तो please do come, right. Have a great time है दोस्तों, जय हिंद।